नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा, क्योंकि आज देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश आज करने जा रही हैं। सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा बजट का भाषण। संसद में पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट और सरकार की आर्थिक रणनीति की झलक आज देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड नवा बजट होगा। आम बजट से देश के लोगों को भी काफी बड़ी उम्मीदें हैं। तो संसद में ये केंद्रीय बजट आज पेश किया जाना है। आर्थिक रणनीति की झलक दिखेगी और इस बजट में आम लोगों को कितनी राहत मिलती है ये भी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल राहुल, और ये पहली बार हो रहा है जब देखिए 1 फरवरी के दिन रविवार का दिन है और आज बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और रिकॉर्ड उनके नाम एक और दर्ज हो जाएगा। 9वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी। तो आज पूरे देश की जो आर्थिक रणनीति है उसकी झलक देखने को मिलेगी। राहुल, बिल्कुल देखिए, और तो पेपरलेस बजट जो है वो अब पिछले कुछ सालों से पेश हो रहा है। यानी कि भारत जो है वो डिजिटल क्रांति की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। डिजिटल भारत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर भी दे रहे हैं और ऐसे में आम लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलती है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। खास करके इनकम टैक्स स्लैब की बात करें, इसके साथ साथ जो किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, क्या वो भी बजट का आकार बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो अमृत भारत ट्रेनें हैं, क्या उसकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या बड़े ऐलान किए जाते हैं। पिछली बार हमने देखा बिहार के लिए काफी कुछ मिला था बजट में। हालांकि वो साल चुनावी था और चुनावी साल को देखते हुए भी बिहार को बहुत बड़ी सौगातें मिली थी। लेकिन देखना होगा कि इस बार बिहार के लिए सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है। बिल्कुल राहुल, और देखिए आज का दिन काफी ज्यादा खास है भी और सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि आज उन्हें इस बजट से क्या राहत मिलने वाली है। महिलाओं की क्या उम्मीद है, किसानों की क्या उम्मीद है, इंडस्ट्री सेक्टर क्या चाहते हैं, जो सैलरीड पर्सन है वो क्या चाहते हैं, ये सब कुछ आज पता चल जाएगा। बिल्कुल, और खास करके देखिए जो मिडिल क्लास की उम्मीदें हर बार रहती है इस बजट से कि हमें क्या मिलने जा रहा है। लेकिन जो 12,75,000 की जो एक टैक्स सीमा थी कि उसके अंतर्गत आपको टैक्स नहीं लगा, उसमें कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 75,000 था वो अब 1 लाख होने की उम्मीद है। यानी कि थोड़ी राहत टैक्स स्लैब में भी मिलने की उम्मीद जो है वो देखने को मिल रही है। सोने चांदी के दाम इधर काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं और ऐसे में उसमें भी कस्टम ड्यूटी घटाने की उम्मीद जो है वो देखने को मिल रही है। देखना होगा कि इस बजट के बाद से शेयर मार्केट पर भी किस तरीके का इसका असर पड़ता है। और देखिए आज देश का आम बजट पेश होगा और खुलेगा जनता की उम्मीदों का पिटारा। पेश होगा देश की लेखा जोखा और विकास का रोड मैप। और देखिए हर बार की तरह इस बार भी हर वर्ग की इस बजट से उम्मीदें हैं। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार का आम बजट 75 साल में देश का सबसे अलग बजट होगा। एक फरवरी देश के लिए सबसे अहम दिन, देशवासियों के लिए सबसे जरूरी दिन, क्योंकि संसद में पेश होगा देश का बही खाता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। ये बजट सिर्फ देश की वित्तीय हालत का लेखा जोखा नहीं है, ये बजट सिर्फ विकास का रोड मैप नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा ये बजट जनता के लिए उम्मीदों का पिटारा है। मिडिल क्लास से लेकर व्यापारियों और उद्योगपतियों तक, किसानों से लेकर युवा और महिलाओं तक, सर्विस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक, हेल्थ सेक्टर से लेकर रियल एस्टेट तक, हर वर्ग हर सेक्टर को हर बार बजट से उम्मीदें रहती है और इस बार भी अरमान परवान पर हैं। इनकम टैक्स से जुड़े फैसलों पर सबकी नजर है। मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब से राहत की उम्मीद है। मिडिल क्लास स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद जता रहा है। बजट से पहले हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें, अपनी अपनी आस है। इन उम्मीदों का जवाब संसद में मिलेगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल से देश के सामने बजट पेश करेगी। निर्मला ताई के बजट भाषण के साथ ही देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करने का कीर्तिमान रचेंगी, क्योंकि देश में आज तक किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार 9 बार बजट पेश नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, केंद्र सरकार आम बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा है कि अगला बजट भी जनहित में होगा। 2025 से बेहतर 2026 का बजट होगा।
कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नारी सशक्तिकरण जैसे आज निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के रूप में 9वीं बार करेंगी, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और बजट जो लोग उम्मीद नहीं करते थे पिछले बजट में कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ होगा, तो ऐसे चीजों को हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घोषणाएं होते रही है। अगला बजट भी जनहित में बेहतरीन होगा, 25 से बेहतरीन 26 होगा। तो आम बजट को लेकर बिहार को केंद्र सरकार से कई बड़ी उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में राज्य को विशेष तोहफा मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। गोपालगंज से बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार मिले, इसकी उम्मीद है और इसके लिए केंद्र सरकार बजट में स्टार्टअप ला सकती है। समेत पूरे बिहारवासी को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से आशा एवं अपेक्षा है कि बिहार का विकास हो। चूंकि बिहार में नए एयरपोर्ट खुले, चूंकि बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और आपको बताना चाहेंगे कि करीब 1 करोड़ की आबादी पर एक एयरपोर्ट औसतन होना चाहिए। आने वाले समय औद्योगिक विकास हो ताकि हमारे जो युवा पढ़ के निकलते हैं उनको अपने प्रदेश में अपने घर में रोजगार मिले और रेलवे में विस्तार हो, यही हम लोग की अपेक्षा है। और देखिए, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को लगता है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इस बार बंगाल में इतिहास रचा जाएगा। प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। वहीं दरभंगा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 18 प्रखंडों से आए लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई की है। कई मामलों का निपटारा भी किया गया। सुनवाई के दौरान विजय सिन्हा ने सदर प्रखंड के सीओ के खिलाफ आ रही शिकायतों पर एक्शन लेने और सीओ रणधीर कुमार से स्पष्टीकरण मांगते हुए जवाब तलब किया है। सदर की ज्यादा समस्या है और 2-3 प्रखंड का जो आया है, सारे आवेदन हम लोग एक बार देखेंगे। खास करके दबंगई करके जबरदस्ती जमीन की कब्जा करके गलत म्यूटेशन कराने का या परिमार्जन नहीं होने का, ये सब विषय पर हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है। हमारे सेक्रेटरी प्रधान सचिव ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित भी किया है और हमने अब नियम बनाया है कि एक तरह के नेचर के वर्क में एक तरह का ऑर्डर पास होगा। खबर समस्तीपुर से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं का सम्मान यहां सर्वोपरि है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर भी निशाना साधा। वहीं उन्होंने पटना छात्र संवेदना मौत मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। सरकार ने सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा कर दी। माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी उनके परिवार से मिलने गए। उनके परिवार ने भी इच्छा प्रकट की थी और कई मंचों से मांग उठ रही थी कि इस केस को सीबीआई को सुपुर्द किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनभावना उसके परिवार की मांग को देखते हुए इस केस को सीबीआई को सुपुर्द करने की अनुशंसा कर दी। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना से जुड़े केस में न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी। छात्रा की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि पीड़ित परिवारों का आरोप है कि केस की जांच पर ही जब इतने सवाल खड़े हो चुके हैं तो ऐसे में सीबीआई जांच से भी कुछ होगा नहीं। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है। पटना में हुई नीट छात्रा की मौत केस की जांच अब सीबीआई करेगी।
नीतीश सरकार की ओर से इसकी सिफारिश कर दी गई है। संवेदना की मौत के 19 दिन बाद एसआईटी की जांच पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच कई बार हाई लेवल मीटिंग हुई और आखिरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई। बिहार के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने लिखा, पूरी घटना की पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से जांच और सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पर मृतक छात्रा के परिवार वाले सवाल उठाते रहे हैं। पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की थी, लेकिन बाद में परिवार ने दावा किया कि उन्हें न्याय का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। पुलिस सब बिके हुए हैं, गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे। फॉरेंसिक रिपोर्ट चीख के कह रही है कि इसमें ह्यूमन सीमन मिला है और इन हालातों में अगर पुलिस चीफ अगर यह कहें कि यह आत्महत्या है तो यह काफ़ी दुखद है। हमारे पास जो इंसाफ की बची खुची उम्मीद थी आज वो भी खत्म हो गई है। हम लोग इस मामले में न्यायालय का रुख करेंगे। शनिवार को संवेदना केस की सीबीआई जांच की अनुशंसा के बाद न्यूज 18 की टीम मृतक के घर जहानाबाद पहुंची। पीड़ित पिता ने कहा, सीबीआई जांच की मांग हमने नहीं की है। सभी साक्ष्यों और सबूतों को नष्ट कर उनके साथ छेड़छाड़ कर मामले को सीबीआई के पास भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। पीड़ित परिवार वाले सीबीआई की बजाय न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे परिजन के द्वारा सीबीआई की जांच नहीं किया गया। सीबीआई की जांच की मांग हम लोग नहीं किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के देख रेख में न्यायिक जांच हो ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। बता दें कि संवेदना जहानाबाद जिले की रहने वाली थी और मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर कर रही थी। उसके साथ हुए दुष्कर्म से जुड़े केस में हॉस्टल संचालक की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। साथ ही एसआईटी की जांच जिन 4 से 5 युवकों जिनकी उम्र 18 से 21 साल के बीच है वहां अटकी थी, उसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस रेप की वारदात से ही इनकार कर रही है, जबकि पीएमसीएच की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी। जाहिर है सवाल तो खड़े होंगे, क्या पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठी थी? अंडरगारमेंट्स में मिले मेल स्पर्म क्या झूठा था? सुसाइड है तो 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज कहां है? हॉस्टल संचालिका पर अब तक पुलिस मेहरबान क्यों है? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और जहानाबाद से राजीव विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संवेदना मौत केस की सीबीआई जांच की अनुशंसा के बाद भी पीड़ित परिजनों ने न्याय नहीं मिलने की उम्मीद जताई है। तो वहीं इस केस को लेकर सियासत भी तेज है। सरकार न्यायपूर्ण जांच कराने की बात कह रही है तो विपक्ष बिहार पुलिस के साथ ही एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर सरकार पर निशाना साध रही है। नीट छात्रा की मौत की सीबीआई जांच की अनुशंसा के साथ ही बिहार में इस पर सियासत तेज है। सरकार घटना की पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से जांच कराने और सच सामने लाने की बात कर रही है। और आज कल डीजीपी साहब से हमारी बात हुई, गृह मंत्री जी से बात हुआ, उन दोनों से हमको जानकारी मिली कि उसके परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि सीबीआई से जांच करा दी जाए और भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। तो विपक्ष सरकार सवाल पूछने के साथ ही कटाक्ष कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लग रहा है कि प्रशासनिक ढांचा फेल है, पुलिस अयोग्य और अनप्रोफेशनल है, पुलिस रेप और हत्या की केस नहीं सुलझा सकती, पुलिस से ज्यादा बड़बोले एनडीए के नेता हैं। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें आशंका है कि पुलिस पीड़िता के परिवार को या तो मार सकती है या फिर किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकती है। एक माँ को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून है? पीड़ित परिजन इस केस में न्याय की उम्मीद नहीं मिलने की बात कह रहे हैं तो विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में नीट छात्रा संवेदना की मौत को लेकर सियासी बवाल जारी है।
न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण, दरभंगा से विपिन के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। वहीं देखिए, भागलपुर में न्यूज 18 की मुहिम एक बार फिर से रंग लाई है। 8 जनवरी से लापता सोनाक्षी और जिया मिल गई। सोनाक्षी और जिया पुलिस को मुंबई में मिली है। दोनों को बिहार लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि दोनों छात्रा क्यों और कैसे मुंबई पहुंची। न्यूज 18 की मुहिम लाई रंग। मुंबई में मिली सोनाक्षी और जिया। मुंबई कैसे पहुंची सोनाक्षी और जिया? न्यूज 18 की मुहिम एक बार फिर से रंग लाई है। भागलपुर से लापता 2 छात्रा सोनाक्षी और जिया का पता लग चुका है। सोनाक्षी और जिया की तलाश पूरी हो गई है। न्यूज 18 ने सोनाक्षी और जिया के लापता होने की खबर एक मुहिम की तरह चलाई थी। लापता होने के दिन से हर दिन न्यूज 18 ने सोनाक्षी और जिया की तलाश की खबरें दिखाई और अब इस मुहिम का बड़ा असर हुआ। ये पहली तस्वीर है भागलपुर एसएसपी कार्यालय की। सोनाक्षी और जिया के माता पिता और परिजनों के चेहरे पर सुकून है। सभी भागलपुर पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भागलपुर के सरयू देवी बालिका हाई स्कूल से 8 जनवरी से लापता छात्रा जिया और सोनाक्षी पुलिस को मुंबई में मिली। छात्रा भागलपुर से मुंबई क्यों और कैसे पहुंच गई, ये अभी भी राज बना हुआ है। अब सोनाक्षी और जिया को भागलपुर लाने की तैयारी है। बच्चा हमको बरामद हो गया है, सूचना मिल गया है, हम जा रहे हैं अब लाने के लिए। बच्चा जहाँ भी है, कहाँ मिला बच्चा जो है सूचना मिला है कि बम्बई में कहीं रखे हैं। 10 दिन से कुछ बोली ही नहीं रहे। कौन रखा? प्रशासन ही रखे हैं। आज मुंबई में जो डोंगरी के पास में जो CWC है, वहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है, वहाँ पे लड़कियों को बरामद किया गया है और वहाँ से सूचना प्राप्त हुई। उनके फोटो भी प्राप्त हो गई है। अभी वे सकुशल हैं, दोनों साथ में ही हैं और अभी तक जो उन्होंने बताया है कि वो दोनों अपने अकेले साथ में ही गई थी। तो उस तरीके से लड़कियों को बरामद कर लिया गया सकुशल। आज सोनाक्षी और जिया के मिलने के बाद परिजनों ने सुकून की सांस ली है। भागलपुर की दोनों बेटियां मिलने के बाद पुलिस को भी राहत मिली है। भागलपुर से सोनाक्षी और जिया 8 जनवरी को गायब हुई थी। परिजनों ने संपर्क करने की कोशिश की। रिश्तेदारों और परिचितों के यहां पर तलाश की गई, लेकिन सोनाक्षी और जिया का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। दोनों छात्राओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तलाश में पुलिस ने 8 स्पेशल टीमें गठित की। दोनों छात्राओं की मोबाइल डिटेल खंगाली गई। अब सोनाक्षी और जिया मुंबई में मिल चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर सोनाक्षी और जिया मुंबई क्यों और कैसे पहुंच गई। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना से जुड़े केस में न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई। इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी। छात्रा की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। हालांकि पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि इसकी जांच पर ही जब इतने सवाल खड़े हो चुके हैं तो ऐसे में सीबीआई जांच से भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है। पटना में हुई नीट छात्रा की मौत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। नीतीश सरकार की ओर से इसकी सिफारिश कर दी गई है। संवेदना की मौत के 19 दिन बाद एसआईटी की जांच पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच कई बार हाई लेवल मीटिंग हुई और आखिरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई। बिहार के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने लिखा, पूरी घटना की पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से जांच और सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पर मृतक छात्रा के परिवार वाले सवाल उठाते रहे हैं। पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की थी, लेकिन बाद में परिवार ने दावा किया कि उन्हें न्याय का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला।
पुलिस सब बिके हुए हैं, गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे। फॉरेंसिक रिपोर्ट चीख के कह रही है कि इसमें ह्यूमन सीमन मिला है, और इन हालातों में अगर पुलिस चीफ अगर यह कहें कि यह आत्महत्या है तो यह काफ़ी दुखद है। हमारे पास जो इंसाफ की बची खुची उम्मीद थी आज वो भी खत्म हो गई है। हम लोग इस मामले में न्यायालय का रुख करेंगे। शनिवार को संवेदना केस की सीबीआई जांच की अनुशंसा के बाद न्यूज 18 की टीम मृतक के घर जहानाबाद पहुंची। पीड़ित पिता ने कहा, सीबीआई जांच की मांग हमने नहीं की है। सभी साक्ष्यों और सबूतों को नष्ट कर उनके साथ छेड़छाड़ कर मामले को सीबीआई के पास भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। पीड़ित परिवार वाले सीबीआई की बजाय न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे परिजन के द्वारा सीबीआई का जांच नहीं किया गया है। सीबीआई की जांच की मांग हम लोग नहीं किए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के देख रेख में न्यायिक जांच हो, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। बता दें कि संवेदना जहानाबाद जिले की रहने वाली थी और मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर कर रही थी। उसके साथ हुए दुष्कर्म से जुड़े केस में हॉस्टल संचालक की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। साथ ही एसआईटी की जांच जिन 4 से 5 युवकों जिनकी उम्र 18 से 21 साल के बीच है वहां अटकी थी, उसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस रेप की वारदात से ही इनकार कर रही है, जबकि पीएमसीएच की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी। जाहिर है सवाल तो खड़े होंगे, क्या पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठी थी? अंडरगारमेंट्स में मिले मेल स्पर्म क्या झूठा था? सुसाइड है तो 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज कहां है? हॉस्टल संचालिका पर अब तक पुलिस मेहरबान क्यों है? न्यूज 18